आज हम इतिहास के अंतर्गत एक चैप्टर पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ने के दरमियान हम ये देखेंगे कि हम इस सारी घटनाओं के बीच लिंक स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये लिख दें कि साइमन कमीशन 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931, तो फिर हमारे और किताब में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, फिर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा कहीं। तो इसीलिए जब इस इतिहास सब्जेक्ट को जब पढ़ने के क्रम में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इनकी लिंकिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम विभिन्न खंडों के माध्यम से पढ़ते हैं, विभिन्न खंडों के माध्यम से बांट के इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की, फिर इसके बाद करेंगे आरंभ की, पृष्ठभूमि की, आरंभ की, कार्यक्रम की, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की, प्रसार की, सामाजिक आधार की, और अंतिम में बात करेंगे इसके पतन की। पतन में निहित है द्वितीय चरण, निहित है। तो सबसे पहले किसी भी आंदोलन को समझने के पहले ये तो जानने की उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी, वो क्यों आंदोलन शुरू हुआ। तो इसी संदर्भ में हम पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे। जब पृष्ठभूमि समझ लेंगे तो हम आरंभ को समझने का प्रयास करेंगे कि आंदोलन किस तरह से स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई आंदोलन की किस तरह, फिर उसके कार्यक्रम क्या थे, उसकी नीतियाँ क्या थी, किस तरह से उसको विरोध करना था, और उसके प्रसार क्या थे। प्रसार मतलब क्या, वो भारत के सभी क्षेत्रों में फैला था या कुछ सीमित क्षेत्र में था। फिर उसके सामाजिक आधार की बात करें, क्या इसमें सामाजिक आधार का मतलब ये हुआ कि क्या इसमें सभी वर्णों की भागीदारी थी। उसके बाद हम इसके पतन और द्वितीय चरण की बात करेंगे कि कैसे आंदोलन अपने समापन की ओर अग्रसर हो गया। तो सबसे पहले बात कर लें इसके पृष्ठभूमि की। चूँकि आप देखेंगे पृष्ठभूमि के तौर पर असहयोग आंदोलन जब खत्म हुआ तो उसके बाद गांधीवादी विचारधारा विराम की अवस्था से गुजर रही थी। तो गांधीवादी नीतियों के तहत क्या हुआ कि दो गुट सामने आए, परिवर्तनवादी गुट और दूसरा अपरिवर्तनवादी गुट। तो परिवर्तनवादी जो गुट थे वो चुनाव के माध्यम से लेजिस्लेचर में पहुंच के सत्ता में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। और जो अपरिवर्तनवादी थे वो गांधीवादी नीतियों के तहत, रचनात्मक कार्यों के तहत सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। तो परिवर्तनवादी गुट में आप एक देखेंगे, एक स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, 1923, जिसके अध्यक्ष सी आर दास होते हैं और सचिव मोतीलाल नेहरू होते हैं। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे जब साइमन कमीशन 1927 में आप एक चीज़ देखेंगे, इस जब 1919 का एक्ट आया, 1919 का अधिनियम जब पारित हुआ तो उसमें सरकार ने ये बात कही कि हम हर 10 साल बाद क्या करेंगे, अपने शासन की रिव्यू करेंगे। चूँकि 1919 में कहा तो 1929 10 साल हुआ, लेकिन ये 1927 में साइमन कमीशन आया। जब 27 में साइमन कमीशन आया तो इसका भारत में विरोध हुआ, बहुत ही तीखा विद्रोह हुआ। कारण एक ही था कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, होना भी लाजमी था, क्योंकि जब ये कमीशन भारत पे है, भारत के लोगों पे है, तो कम से कम एक भी सदस्य तो भारतीय होना चाहिए जो भारत के कल्चर को समझ सके। तो इस सेंस में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो 1927 का जो दौर है, इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधि अपने चरम पे थी। जब क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपने चरम पे थी तो अंग्रेजों को ये बात अच्छे से पता थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों को डाउन करने के लिए, नीचे करने के लिए, कम करने के लिए मास मूवमेंट को, जन आंदोलन को ऊपर उठाना जरूरी है। और इस सेंस में भी साइमन कमीशन को भारत 2 साल पहले लाया गया। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि साइमन कमीशन ने अपने गोल को भी पूरा किया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय एक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि ठीक है भाई, अगर आपको इतना ही विरोध है तो आप संविधान बना लो, लेकिन उसकी शर्त एक रहेगी
कि जो आप संविधान बनाओगे उससे आपके सभी नेता जो हैं, सभी पक्ष के लोग हैं, वो सहमत होना चाहिए। तो इसी दरमियान आप जब देखेंगे, आगे देखेंगे तो नेहरू रिपोर्ट, चूंकि मोतीलाल नेहरू और उनके बाकी सदस्यों ने एक खाचा संविधान का तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जब नेहरू रिपोर्ट जब पेश की गई तो उसी समय जिन्ना सहमत हो गए और आगे चल के मोतीलाल नेहरू के जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी असहमत हो जाते हैं और उन्होंने उसी टाइम घोषणा की, असहमत होने का कारण बताया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट स्वराज चाहिए। तो इस तरह नेहरू रिपोर्ट क्या बेकार हो गई। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, तो इसी दरमियान हम आप आगे देखेंगे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ कि गांधी के प्रयासों से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद वो क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास करते हैं। और जब पास ये सारी प्रस्ताव पास करते हैं, ये सारी चीज़ें तो भारत में हो रही थी और उधर ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में जीत के आ चुकी थी और रैमजो मैकडोनाल्ड उस समय का पीएम बन चुका था। और इधर भारत में महानायक एक बार फिर पर्दे पे आ रहा है, उस महानायक का नाम है गांधी। उस महानायक का नाम है गांधी। गांधी ने आते ही क्या किया, गांधी ने आते ही अपने एक स्टैंड के लिए रखा कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे। चूंकि साइमन कमीशन के प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा था ही नहीं, इधर साइमन कमीशन के प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा था ही नहीं, उधर लॉर्ड इरविन ने भी इनके एक्सेप्टेंस को नहीं माना। लॉर्ड इरविन ने भी इनके एक्सेप्टेंस को नहीं माना। जब साइमन कमीशन में मुद्दा नहीं था, लॉर्ड इरविन ने इनके एक्सेप्टेंस को नहीं माना, तो स्वाभाविक रूप से फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस पे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे ये मुद्दा होगा ही नहीं। जब मुद्दा होगा ही नहीं तो गांधी और कांग्रेस क्यों सब पार्टिसिपेट करेगी। इस तरह से गांधी और कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड गोलमेज सम्मेलन का क्या किया, विरोध कर दिया। और यहीं पे आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो ये थी हमारी पृष्ठभूमि। अब हम इसके आरंभ की बात कर लेते हैं। चूंकि आरंभ में आप दो चीज देखेंगे, दो डेट सामने आती है। पहला डेट है 12 अप्रैल 1930 और दूसरा जो डेट है हमारा 12 मार्च 6 अप्रैल 1930। चूँकि आप ये डेट देखें 12 मार्च 1930 में गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, यहाँ एक चीज देखेंगे, ये चीज की संख्या तो यूपीएससी में भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी साबरमती की ओर निकलते हैं और साबरमती पहुंचकर नमक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नमक आंदोलन की साबरमती पहुंचकर नमक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जब 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचते हैं, तो यहाँ पहुंचकर क्या करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और यहाँ पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी, यहीं से विधिवत शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब हम कार्यक्रम की बात कर लें, आरंभ के बाद हम कार्यक्रम की बात करते हैं। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। अब कार्यक्रम के तहत पहली चीज़ ये है कि गांधी ने जो सबसे पहला स्टेप लिया वो था सॉल्ट सत्याग्रह का, नमक आंदोलन का, नमक सत्याग्रह। तो इसमें क्या था, नमक सत्याग्रह में ये था कि जो नमक जो चीज़ थी वो दैनिक उपयोग की वस्तु थी, वर्ग समन्वय पर आधारित थी। चूँकि दैनिक उपयोग की वस्तु थी तो सारे लोग प्रभावित हो रहे थे भारत के। जैसे आप देखेंगे अमीर गरीब
हिंदू मुस्लिम, शहरी ग्रामीण, ये सारे लोग क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे इनसे, नमक आंदोलन से। तो जब ये प्रभावित हो रहे थे तो इनकी भावना भी तो आहत हो रही थी। जब इनकी भावना आहत हो रही थी तो इनकी जागृति तो मजबूत होगी। जब इनकी जागृति मजबूत होगी तो यहीं पे एक आप नया अवधारणा देखेंगे पूर्ण स्वराज की, नया अवधारणा देखेंगे पूर्ण स्वराज की। तो ये हुआ इनका कार्यक्रम में पहला जो पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि इन्होंने ये घोषणा की कि जो वकील हैं वो अपने वकालत छोड़ दें, जो विद्यार्थी हैं वो स्कूलों का त्याग करें, जो सरकारी कर्मी हैं वो सरकारी ऑफिसों का त्याग करें। और आगे चल के आप ये चीज़ देखेंगे कि जो कोस्टल एरिया नहीं थे, जहाँ नमक आंदोलन का विरोध नहीं हो सकता था, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे वन के नियमों के कानून को उल्लंघन करने का एक रास्ता बनाया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वन कानूनों का भी विरोध हो रहा है इस कार्यक्रम के हिस्से के तहत। तो ये सारी चीज़ थी हमारे कार्यक्रम। अब हम आगे देखेंगे इसके प्रसार की। तो प्रसार में हम ये चीज़ देखेंगे कि प्रसार जो है कि आंदोलन कहाँ तक फैला, कहाँ तक इसका प्रभाव पड़ा। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो साउथ इंडिया है हमारा, साउथ इंडिया, वहाँ पे तमिलनाडु में राजगोपालाचारी नेतृत्व कर रहे हैं, मलाबार तट पे कल्पन नेतृत्व कर रहे हैं। बॉम्बे में सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रही है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब बॉम्बे में सरोजिनी नायडू नेतृत्व कर रही थी, जब वो नमक आंदोलन को लेकर अपना मार्च निकाल रही थी, तो वहीं पे पुलिस द्वारा बहुत ही बर्बरता तरीके से इस आंदोलन का दमन किया गया बॉम्बे के क्षेत्र में। तो यहीं पे वेब मिलर नामक जो पत्रकार था हमारा, इस दमन की चर्चा अपनी पत्रिका में की। तो ये था बॉम्बे। जब आप आगे देखेंगे तो आगे आप देखेंगे जो हमारा ये है नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बादशाह खान नेतृत्व कर रहे हैं, अपने पख्तून पत्रिका के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। लाल जो कुर्ती इनकी सेना है उनको संगठित कर आंदोलन कर रहे हैं। आगे आप फिर इसके आगे आप जब देखेंगे तो नॉर्थ जो ईस्ट का एरिया है, जो उत्तर पूर्वी का एरिया है, इसमें जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। चूँकि जनजातियों ने एक नागा जनजाति की महिला, एक लड़की सामने आती है जिसका एज महज 13 साल की है। वो ब्रिटिश के विरोध में झंडा उठा लेती है, जिसका नाम है गैंडेनली। चूँकि इन्हीं को आगे चल के नेहरू रानी का नाम देते हैं, तो उनका नाम रानी गैंडेनली कहा गया था। इस तरह से प्रसार किया था कि पूरे भारत में, चूँकि यहाँ पे एक चीज़ और है कि जहाँ पे नमक आंदोलन नहीं हो सकता था, जो कोस्टल एरिया, चूँकि भारत के सारे राज्य तो कोस्टल एरिया है नहीं, तो जहाँ कोस्टल एरिया नहीं थे वहाँ पे अलग अलग कानून का मुद्दा बनाया गया। जैसे आप देखेंगे कि बिहार में चौकीदारी कर का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो यूपी में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान नहीं देने का मुद्दा बनाया गया। तो इस तरह से क्या हुआ, तो इस तरह से ये हुआ कि जब आंदोलन हुए तो पूरा भारत जलने लगा, पूरा भारत का क्षेत्र जलने लगा। चाहे आप बात कर लें नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, बिहार की, यूपी की या साउथ की, तो सारा भारत जलने लगा। जब सारा भारत जलने लगा तो ब्रिटिशर्स को चिंता हुई। जब ब्रिटिशर्स को चिंता हुई तो उन्होंने भारत क्या किया, भारत अपने कुछ लिबरल्स को भेजा और वहाँ जाके बोला कि जाओ गांधी से समझौता करो और उनको सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी करो। तो यहीं पे आप एक बहुत बड़ी चीज़ घटना देखेंगे, लॉर्ड गांधी इरविन समझौता 1931। चूँकि
इस गांधी अरविंद समझौता में पहली बार कांग्रेस को बराबरी का दर्जा मिल रहा है। जो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कर्जन और डफरिन के माध्यम से कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस एक बहुत ही महत्वहीन संस्था है और ये अपने पतन की मार्ग की ओर जल्दी उन्मुख हो जाएगी, उस कांग्रेस को पहली बार सरकार की बराबरी का दर्जा मिला। बाकी इस पॉइंट को छोड़कर सारे पहलू निराशाजनक ही रहे। अब देखें तो नमक बनाने के लिए जो कानून पास किया, तो कुछ शर्तों के साथ कुछ एरिया में कानून बनाने के लिए सरकार राजी हुई। डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को भी सरकार ने नहीं माना। और आगे चल के तो सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे कि अब 23 मार्च 1931 क्रांतिकारियों के फांसी के ऊपर भी सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उनकी फांसी को जारी रखा। तो ये गांधी पे एक बहुत बड़ा आक्षेप भी लगता है कि गांधी ने इनकी मृत्यु के ऊपर, इनकी फांसी के ऊपर भी समझौता कर लिया। तो ये था हमारा गांधी अरविंद समझौता। इसमें एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पे गांधी अरविंद समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और आगे जब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं कि इनको गांधी अरविंद समझौतों को 2 महात्माओं का मिलन भी कहती हैं। और जो के मुंशी है वो युग परिवर्तक की संज्ञा भी इस समझौते को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें छो रही थी। अब आगे आप जब देखेंगे कि मार्च 31 में 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष पटेल रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या होता है कि जब गांधी रवाना होते हैं तो गांधी को यहीं पे काले झंडे दिखाए जाते हैं। यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कराची किस अधिवेशन में गांधी को काले झंडे दिखाए गए, उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यही सारी चीज़ें वन लाइनर में पूछी जाती है, या कब हुआ सन भी पूछ लेता है। अब तो इनकी सन ईस्वी की प्रवृत्ति बहुत कम रह गई है, तो यही सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पूछी जाती हैं। तो इस कराची अधिवेशन में पटेल अध्यक्ष रहते हैं, गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। और इसी में जो लाहौर अधिवेशन में आप देखेंगे कि जब पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पास करते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो उस प्रस्ताव की स्वीकृति, उस जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की स्वीकृति इस कराची अधिवेशन में ही होती है। और यहीं पे गांधी कहते हैं कि गांधी मर सकता है गांधीवाद में। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कराची अधिवेशन की। आगे हम देखें तो फाइनली अगर आप आप गांधी अरविंद समझौता को एनालिसिस करें तो आपको यही लगेगा कि गांधी इस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इसके बाद गांधी राजी होते हैं और सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए वो रेडी होते हैं और इंग्लैंड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप राजपूताना नामक जहाज से वो इंग्लैंड जाते हैं। उनके साथ नायडू जाती हैं, बिरला जैसे व्यापारी भी जाते हैं, मालवीय भी जाते हैं। तो ये लोग सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं। और जब वहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जब वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहाँ उपस्थित थे। तो सेकेंड जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें दलित निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी से मामला फंस जाता है और गांधी वहीं पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को क्विट करते हैं और भारत आ जाते हैं। वहीं पे क्या करते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को क्विट करते हैं और भारत आ जाते हैं। तो यहाँ आते हैं और उसके बाद कांग्रेस ने द्वितीय का तो विरोध किया ही, तृतीय का भी विरोध कर दिया। जब द्वितीय का विरोध किया गांधी और कांग्रेस ने, तो यहीं पे उनको जो वो क्या बोलते हैं, उनको अर्धनग्न फकीर बोला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का भी विरोध कर देते हैं गांधी और कांग्रेस विरोध कर देती है। और जब आंदोलन खत्म होता है, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होता है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदुस्तान पर 2 सबसे बड़े अटैक करते हैं। पहला जो अटैक है वो है हमारा कम्युनल अवार्ड 1932 और
और दूसरा है 1935 का अधिनियम। चूंकि ये नहीं पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, कम्युनल अवार्ड की चर्चा करते हैं। तो चूंकि गांधी ने अम्बेडकर से पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है दलितों के प्रति, तो गांधी ने यही बोला कि आपका उद्देश्य क्या है दलितों के प्रति, यही ना कि आप दलितों का उत्थान चाहते हैं। तो कौन अम्बेडकर ने बोला कि हाँ हम उत्थान तो चाहते हैं। तो गांधी ने कहा कि आप रिजर्वेशन ले लो, आरक्षण ले लो। और जो अम्बेडकर थे वो 20वीं सदी के महान हस्तियों में, तो आखिरकार वो बात मान जाते हैं। और जब बात मानते हैं तो यहीं पे आप देखेंगे पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सितंबर 1932। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ आप गौर ध्यान दीजिएगा कि पूना पैक्ट में समझौता हो रहा है गांधी और अम्बेडकर के बीच। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गांधी इसके साथ नहीं हो रहा है, गांधी के अनुयायियों के साथ हो रहा है, जिसमें राजगोपालाचारी, मालवीय जैसे नेता उपस्थित हो रहे हैं, और दूसरे साइड हो रहे हैं अम्बेडकर। तो ये था पूना पैक्ट, जहाँ से मुद्दे की बात बनी, दलित निर्वाचन की बात बनी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये तो हमारा प्रसार था, जो कार्यशैली की थी गांधी की, जिसमें हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक आधार की, सामाजिक आधार की कि कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल रहे, कौन कौन से लोग, कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें किसान मजदूर की भूमिका बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही है, किसान लेबर की भूमिका बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही है। आगे आप देखेंगे कि पूंजीपति वर्ग की भूमिका भी दिखाई दे रही है, घनश्याम दास बिरला जैसे लोग जेल जा रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सक्रिय भूमिका देखी जा रही है। महिला मदिरा की दुकान पे जाके धरना दे रही है, अफीम के खेतों पे जाके धरना दे रही है, सूत काट रही है, चरखा चला रही है। तो इस तरह से महिलाओं की भी भागीदारी इसमें देखी जाती है, महिलाओं की भी भागीदारी इसमें देखी जाती है। आगे चल के आप देखेंगे तो जनजातियों की भागीदारी भी देखी जा रही है। एक तो आप नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहे हैं, फिर आप मध्य प्रांत, कर्नाटक, इन सारे प्रांतों में भी जनजातियों की भूमिका को आप देख सकते हैं। अंतिम जो एक चीज़ इसमें ध्यान देने की बात है, जो कि हमारे मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो इस आंदोलन से दूर रहे। हालांकि आप कहीं कहीं देख लेंगे कि कहीं कहीं वो इस आंदोलन में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो ये था हमारा सामाजिक आधार, जो लगभग हर एक वर्णों को अछूता नहीं रहा, सभी वर्णों को इसने क्या किया, टच किया। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो दौर है 1929, ये वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर है। इसमें एक बार आरोप लगता है कि यहाँ पे मजदूर क्या है, जो मजदूर हैं रोजगार छीने जाने के वजह से कम हो रहे हैं। लेकिन बम्बई के उस टाइम के गवर्नर की ये स्टेटमेंट है कि ये किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं, इसमें सारे वर्गों का आंदोलन है और इसे हमें मजबूती से निपटना होगा। तो ये था हमारा सामाजिक आधार। अब हम बात कर रहे हैं इसके पतन की। पतन की और द्वितीय चरण की, पतन और द्वितीय चरण। तो ये जो दौर है, ये दौर है हमारा 1932 से 1934। ये जो दौर है, इस दौर में एक ही चीज़ है कि इस दौर को जाना जाता है दमन और प्रतिशोध। चूंकि ब्रिटिश सरकार जो है, उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, उस टाइम क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से दमन कर रहे हैं और बहुत ही तीव्र तरीके से दमन कर रहे हैं। और इस बात की इस स्टेटमेंट की या दमन और प्रतिशोध की अवधारणा इस बात से भी स्पष्ट होती है कि उस टाइम के जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलिंगटन, वो ये स्टेटमेंट भी देते हैं जवाबी हमले की योजना बनाते हुए कि मैं भारत का मुसोलिनी बनता जा रहा हूँ। इस बात से स्पष्ट है कि ब्रिटिश की कितनी मंशा साफ थी भारत के प्रति, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के प्रति। इसमें एक चीज़, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो अपने अंतिम अवस्था की ओर अग्रसर है, यानी पतन की ओर अग्रसर है। इसमें एक आरोप ये लगता है कि किसान इस आंदोलन में इनकी संख्या कम हो रही है, किसानों की इस आंदोलन में संख्या कम हो रही है।
हाँ, ये बात ठीक है, इनकी संख्या किसानों की आंदोलन में कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं था कि इनका कांग्रेस के प्रति निष्ठा का कम हो जाना था। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब था कि ये अपने आप को घुटने टेक रहे थे एक बहुत बड़ी शक्ति के आगे, एक बहुत बड़ी शक्ति के आगे नतमस्तक हो रहे थे मजबूरी बस। तो ये थी हमारी पूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी। और इसमें एक चीज़ मेरे से छूट गई है, चूँकि 10 मिनट में ही बोला गया है, तो 10 मिनट से ज़्यादा लग गया, तो इसमें मुझे थोड़ा जल्दी बताने में एक चीज़ छूट गई है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये है कि निवेदन पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आंदोलन करना। सविनय पूर्वक यानी आदरणीय पूर्वक अवज्ञा का उल्लंघन करते हुए आंदोलन करना। तो यही बस मेरे से छूट गया था। और आप थोड़ा सा ईयरफोन में भी सुन लीजिएगा, क्योंकि रूम से बनाया गया वीडियो है, माइक है नहीं हमारे पास। और फीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।